मैं ज्योति सिंह गौर। आज कक्षा 12वीं अध्याय 5 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था का भाग 1 समझेंगे हम। आज हम सरकारी बजट का अर्थ, इसके अवयव, जिसमें हम राजस्व बजट एवं पूंजीगत बजट देखेंगे। इसके अलावा हम 5.1.2 प्राप्तियों का वर्गीकरण और पूंजीगत लेखा देखेंगे। यहाँ पर मैंने आपको 5.1.1 अभी बजट के उद्देश्य नहीं पढ़ाया है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है इस पाठ का। बजट पढ़ाने से पूर्व मैं आपको मिस्टर राकेश वर्मा के परिवार के बारे में बताना चाहती हूँ। ये है मिस्टर राकेश वर्मा का परिवार, जिनकी आय, वर्मा जी की आय 40,000 रुपए है और इनकी पत्नी 30,000 रुपए कमाती हैं। इस तरह परिवार की कुल आय 70,000 रुपए हो गई। अब इनकी आय से वो अपने घर के लिए खाने पीने का खर्च, पेट्रोल का खर्च और बच्चों के स्कूल की फीस या बच्चों का खर्च, और इन्होंने अपने घर के लिए लोन लिया था तो बैंक की ईएमआई और कुछ पैसे को ये इमरजेंसी के लिए भी बचा के रखते हैं कि यदि परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो हॉस्पिटल के लिए भी ये थोड़ा पैसा बचत करते हैं। और इनकी इनके परिवार की इच्छा है कि ये सिक्किम घूमने जाएं। इनके परिवार, सपरिवार ये घूमने जाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी ये कुछ पैसा बचा रहे हैं। मुझे इस परिवार की चर्चा इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि प्रायः सभी परिवार में जो आय है और व्यय है लगभग ऐसा ही होता है कि जिसकी आय अधिक होती है उनके खर्चे और बचत अधिक होती है, और जिनके परिवार में कम आय होती है उनकी बचत और खर्चे कम होते हैं। सभी परिवार अपनी आवश्यकता अनुसार परिवार का घर खर्च चलाते हैं। मैंने यह उदाहरण इसलिए दिया है कि ये जो परिवार की आय है, व्यय है और आने वाले खर्चे की जो योजना है, ये बनाता है परिवार, यही कहलाता है हमारा बजट। जिस प्रकार से एक परिवार का बजट होता है एक परिवार को चलाने के लिए, उसी तरह से पूरे देश को चलाने के लिए भी एक बजट की आवश्यकता होती है। हम सरकारी बजट के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी ने देखा होगा सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, बैंक, सरकारी ऑफिस देखे होंगे जहां बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। आपने सुरक्षा कर्मी देखे होंगे, देश के लिए सेना है, पुलिस है। ये सब, इनकी व्यवस्था कौन करता है? इन सब की व्यवस्था करने का काम सरकार का होता है। यदि ये सारी व्यवस्था सरकार कर रही है तो सरकार को कहीं ना कहीं से आय की भी आवश्यकता पड़ेगी। सरकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अलग अलग माध्यम से करती है। सरकार की आय का मुख्य स्रोत होता है कर। सरकार देश की जनता पर अलग अलग प्रकार के कर लगाती है, इससे उसको आमदनी प्राप्त होती है। बहुत सारी चीजों की फीस होती है, उससे जैसे लाइसेंस बनवा रहे हैं उसकी फीस है। तो इस तरह से बहुत सारी फीस है और सरकार का जो पैसा है उससे ब्याज प्राप्त होता है। और अंत में है हमारा विनिवेश। विनिवेश का मतलब है सरकार अपनी संपत्ति को बेचकर भी पैसा कमाती है। तो इस तरह से सरकारी जो बजट होता है इसमें भी जैसे परिवार का बजट होता है जिसमें हम आय और व्यय के बारे में पढ़ते हैं, उसी प्रकार हम सरकारी बजट में भी सरकार की आय और व्यय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम बजट में क्या क्या पढ़ते हैं। बजट में हम आय और व्यय के बारे में पढ़ते हैं। बजट के लिए मैं थोड़ा, जो परीक्षा में प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में, वो बताना चाहूंगी। बजट फ्रेंच शब्द बोगेट से बना है। इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। ऐसा माना जाता है कि बजट शब्द का जो प्रारंभ था वो इंग्लैंड में हुआ था। वहां के राजकोष के जो चांसलर थे, वहां का आर्थिक प्रस्ताव एक चमड़े के बैग में लेकर जाते थे, तभी से इसका नाम बजट पड़ा। बजट जो वास्तव में है, ये हमारे संविधान में ये शब्द, बजट शब्द उपयोग नहीं होता। इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि बजट आगामी वर्ष में सरकार के अनुमानित आय और व्यय का विवरण है। अब देखिए यहाँ बहुत सारी चीजें, लाइन तो एक ही दिख रही है, हम अच्छा होगा कि हम यही पूरा अर्थ समझ लें। बजट किसको कहते हैं हम?
आगामी वर्ष, ये शब्द दिया है आगामी वर्ष। इसका मतलब है कि जो बजट बनता है वो आने वाले वर्ष के लिए बनता है। जैसे इस वर्ष अभी हमारा 2020 चल रहा है, तो इस वर्ष जो बजट बनेगा वो कब के लिए बनेगा? 2021 के लिए। सरकार के अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का विवरण है। अनुमानित आय मतलब हम कैसे बता सकते हैं कि आने वाले साल में कितना खर्च होगा? तो आने वाले साल में क्या-क्या खर्च होने वाला है उसका एक हम अनुमान लगा सकते हैं। तो सरकार क्या करती है, आने वाले साल में किस-किस चीज़ पर कितना खर्च करना है और आने वाले साल में कितना कर के माध्यम से कहाँ-कहाँ से कितना पैसा हमको प्राप्त होने वाला है। तो इन सब का यदि हम लेखा-जोखा एक व्यवस्थित रूप में रखते हैं, वही कहलाता है बजट। देखिए बजट फिर से समझ लीजिए, बजट आगामी वर्ष के लिए होता है यानी आने वाले वर्ष के लिए होता है और ये पक्का वाला नहीं होता, अनुमान होता है। बजट में अनुमान लगाया जाता है कि सरकार को इतना व्यय करना है और सरकार की इतनी आमदनी होने वाली है। अब हम वास्तविक विषय वस्तु पर आते हैं। जिस प्रकार आप नया वर्ष कब मनाते हैं? हमेशा आपको पता है कि नया वर्ष आपका अंग्रेजी के कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी होता है और वर्ष का अंतिम दिन होता है 31 दिसंबर। उसी प्रकार हमारे भारत देश का जो वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष वो माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। वित्तीय वर्ष का मतलब है जो बजट है वो किस समय के लिए बनाया जाता है हमारे देश में? 1 अप्रैल से 31 मार्च। जिस तरह से 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हमारा अंग्रेजी के हिसाब से नया वर्ष चलता है या 1 वर्ष होता है, उसी प्रकार बजट के लिए 1 जनवरी नहीं होता बल्कि क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जो भी बजट बनता है, जो भी आय व्यय का लेखा-जोखा बनता है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। सरकार अपने जो जितने खर्चे हैं वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के बीच ही बनाती है। हमारे संविधान की धारा 112 के अनुसार, जो हमारा संविधान है उसकी धारा 112 के अनुसार हर वित्तीय वर्ष में अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों का ब्यौरा संसद में पेश करना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? सरकार का दायित्व है, सरकार का किसके अनुसार? संविधान की धारा, इस धारा के अनुसार सरकार का दायित्व है कि जितनी भी अनुमानित प्राप्तियों, अब आपको पूरे वीडियो में पूरे पाठ में जहां भी प्राप्तियों शब्द आएगा आप उसको मान लेना आय। प्राप्तियों को अर्थशास्त्र में जो शब्द उपयोग किया गया है वो आय के लिए किया गया है। अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों का ब्यौरा संसद में पेश करना संवैधानिक कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? सरकार का। तो इस तरह से जो हमारा बजट होता है वो कहाँ पेश किया जाता है? संसद में। और कौन करता है? सरकार करती है। ये सरकार का संवैधानिक दायित्व है। ये बात दूसरी है, संविधान चूंकि हम अर्थशास्त्र में पढ़ रहे हैं इसलिए हम बहुत डिटेल में नहीं बात करेंगे कि संसद में किस तरह से पास करना होता है, उसको कौन पेश करता है, इस तरह से ये बहुत डिटेल हो जाएगा। तो अभी हम केवल अर्थशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि ये हम जो बजट होता है इसमें केवल आय और व्यय का ब्यौरा होता है। इसमें दिया हुआ है हमारा जो सरकार जो होती है वो वार्षिक वित्तीय ब्यौरा सरकार का मुख्य बजट संबंधी घोषणा पत्र होता है। सरकार जो घोषणा पत्र संसद में पेश करती है वो क्या कहलाता है? वार्षिक वित्तीय ब्यौरा। वित्तीय का मतलब आप समझते हैं पैसे का, वार्षिक यानी 1 वर्ष का, ब्यौरा यानी लेखा जोखा, यानी 1 वर्ष का पैसे का जो लेखा जोखा है वो घोषणा पत्र में प्रस्तुत करती है। कहाँ पे करती है? संसद में। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो बजट शब्द है वो संविधान में उसका उल्लेख नहीं है, परंतु हम बोलचाल की भाषा में इसको बजट शब्द का ही प्रयोग हमेशा करते हैं। बजट पढ़ने से पूर्व मैं आपसे कर के बारे में संक्षिप्त चर्चा करना चाहती हूँ, क्योंकि बजट में जो भी आय प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? कर से प्राप्त होती है। और आप इससे पहले कर शब्द को सुने हैं लेकिन आप पूरी तरह से परिचित नहीं हैं। तो हम थोड़ा सा संक्षिप्त में इसका डिस्कशन करेंगे।
कर मुद्रा के रूप में एक अनिवार्य अंशदान है। कर कैसा है? मुद्रा के रूप में। हर वर्ड का एक मतलब होता है। मुद्रा के रूप में यानी कर किसके रूप में ली जाती है? मुद्रा के रूप में। एक अनिवार्य अंशदान है। अनिवार्य मतलब कर को हम मना नहीं कर सकते। यदि हम पर कर लगा है तो हमको देना ही पड़ेगा। कर मुद्रा के रूप में एक अनिवार्य अंशदान है जो नागरिकों के सामान्य हित और कल्याण के लिए सरकार द्वारा नागरिकों से वसूल किया जाता है। कर किससे लिया जाता है? नागरिकों से। किससे वसूल किया जाता है? नागरिकों से। और क्यों किया जाता है? सरकार कर क्यों वसूल करती है? किसके लिए करती है? नागरिकों के लिए ही करती है। उसका काम है कि पूरे देश की जनता के सामान्य हित और कल्याण के लिए वो पैसा इकट्ठा करे। और जितने हमारे सरकारी काम हैं, सार्वजनिक काम है, वो काम किसके द्वारा होते हैं? जो सरकार कर के माध्यम से पैसा इकट्ठा करती है, उसी पैसे के उपयोग से देश में जितने कल्याण के कार्यक्रम चलते हैं, सरकारी कार्यक्रम चलते हैं, वो सब इन्हीं पैसों के माध्यम से किया जाता है। तो इस तरह से कर मुद्रा के रूप में अनिवार्य अंशदान है, यानी जिस पर कर लगेगा उसको कर देना ही पड़ेगा। और कौन वसूल करता है? सरकार वसूल करती है। कर दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी प्रत्यक्ष यानी सीधा, स्वयं यानी सामने से जिस पर लगाया जाएगा उसको कर देना पड़ेगा। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका भुगतान उसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिस पर यह कानूनी तौर पर लगाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मेरे ऊपर यदि 100 रुपए कर लगा तो इस कर का भुगतान मेरे द्वारा ही किया जाना चाहिए और मैं ही इसका भुगतान करूंगी। मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा पड़ोसी ये 100 रुपए का कर मेरे बदले भुगतान कर देगा। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसे ही इसका भुगतान करना पड़ता है। जैसे हमारे देश में जो है ये है आयकर है, संपत्ति कर है और उपहार कर है। इसके विपरीत जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं वो कैसे होते हैं? इनको हम दूसरों पर टाल सकते हैं। अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो इनका उपभोग करता है उन्हें दिया जाता है। मान लो आप कहीं घूमने गए, रोड टैक्स यदि आप पर 100 रुपए लगा तो आप दोगे इसको। यदि आपका पड़ोसी कार से उस रोड टोल टैक्स से निकला है वो 100 रुपए देगा। उस रोड से जितने लोग निकलेंगे वो सब 100 रुपए देंगे। और यदि कोई व्यक्ति उस रोड से नहीं निकल रहा है तो उसको वहां उस रोड का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष कर जो उसका उपभोग करता है उस पर लगता है, हर किसी पर अप्रत्यक्ष कर नहीं लगता। अच्छा, पहले जो अप्रत्यक्ष कर था वो बहुत ज्यादा अलग अलग रूपों में लगता था, परंतु अब सारे अप्रत्यक्ष कर हटाकर कौन सा कर लग गया है? जीएसटी। परंतु ये सीमा शुल्क अभी भी लगता है। जीएसटी तो जितने अप्रत्यक्ष कर हैं इनको हटाकर लगाया गया, परंतु कुछ सीमा तक अभी सीमा शुल्क नहीं हटाया गया है। हमारे भारत देश की जो कर प्रणाली है वो है प्रगतिशील कर प्रणाली। ये जो प्रत्यक्ष कर जो व्यक्तियों पर लगते हैं मैं उसके बारे में बता रही हूँ कि जो प्रत्यक्ष कर हैं वो कैसे हैं हमारे देश में? प्रगतिशील कर। भारत में आयकर प्रणाली प्रगतिशील कर प्रणाली के अनुरूप है। डॉक्टर डाल्टन ने यहाँ पे परिभाषा दिया है कि प्रगतिशील कर में करदाता की आय जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक अनुपात में वह कर का भुगतान करता है। परिभाषा में स्पष्ट दिया है कि आय जितनी अधिक उतने अधिक अनुपात में कर का भुगतान करता है। इसका मतलब है कि आय अधिक तो कर भी अधिक, आय कम तो कर भी कम। जैसे मुकेश अंबानी का टैक्स, अमिताभ बच्चन का टैक्स, मेरा टैक्स और मान लो मेरे स्कूल का एक प्यून है उसका टैक्स, क्या सभी का टैक्स एक सा होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में जो कर प्रणाली है वो कैसी है? प्रगतिशील है। अब आपको पता है कि सबसे अधिक आय किसकी है? मुकेश अंबानी जी की। तो सबसे अधिक कर किसको लगेगा? अंबानी जी को लगेगा, फिर अमिताभ बच्चन को लगेगा, फिर मेरे पर लगेगा टैक्स। और सबसे कम या कर सीमा से कम होगा चपरासी की इनकम तो उसको कर नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे देश में जो कर प्रणाली है वो कैसी है? प्रगतिशील कर प्रणाली। जिसकी आय अधिक है उससे अधिक कर लिया जाता है
और जिसकी आय कम है उससे कम कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं सरकारी बजट, जो हमारा वास्तविक पाठ का नाम है सरकारी बजट। सरकारी बजट इसके दो घटक होते हैं। सरकारी बजट में ये दोनों चीजें शामिल होती हैं। पहला है हमारा राजस्व बजट और दूसरा है हमारा पूंजीगत बजट। राजस्व बजट भी दो चीजों से मिलकर बना है। बजट है तो निश्चित है कि उसको बजट में आय भी होगा और व्यय भी होगा। ऐसे ही पूंजीगत बजट में भी क्या होगा, पूंजीगत प्राप्तियां हैं और पूंजीगत व्यय है। कभी भी यदि बजट बन रहा है, इसका तात्पर्य है कि उसमें आय भी होगा और व्यय भी होगा। यहाँ राजस्व बजट है तो राजस्व प्राप्तियां हैं, यहाँ राजस्व व्यय है तो राजस्व व्यय होगा। पूंजीगत बजट है तो पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत बजट है तो पूंजीगत व्यय होगा। आसान है बहुत। ये देखिए आप मतलब बहुत सरलता से इसको चार्ट को बना सकते हैं। इससे आपको समझने में भी आसानी होगी। तो इस तरह से बजट हमारे दो भागों में बटा है, प्राप्तियां व्यय, प्राप्तियां व्यय। अब राजस्व प्राप्तियां जो है वो किस रूप में हमको प्राप्त होती हैं, इसके बारे में हम आगे और देख लेते हैं। राजस्व बजट कैसे प्राप्त होता है, एक होता है राजस्व प्राप्तियां और दूसरा है राजस्व व्यय। अब राजस्व प्राप्तियां कहाँ से प्राप्त होती हैं? राजस्व प्राप्तियां जो प्राप्त होती हैं वो कर से प्राप्त होती हैं और गैर कर राजस्व से प्राप्त होती है। जितनी आय है वो कर से या गैर कर जो आय होती है उससे हमको कौन सी प्राप्तियां होती हैं, राजस्व प्राप्तियां। और जो खर्च होता है सरकार का, राजस्व जो व्यय है, ये दो तरह से होता है, योजनागत राजस्व व्यय और दूसरा है हमारा गैर योजनागत राजस्व व्यय। जो खर्चे होते हैं वो ये दो जगह से होते हैं और आमदनी जो होती है वो यहाँ से होती है, कर और गैर कर राजस्व से। राजस्व प्राप्तियां सबसे पहले हम अलग अलग देख ले रहे हैं। राजस्व प्राप्तियां, प्राप्तियां जहां पर भी शब्द आएगा तो आप समझ लीजिए कि ये हमारी क्या है, आय है, इनकम है। राजस्व प्राप्तियां यानी राजस्व से प्राप्त होने वाली आय। अभी हमने देखा था ये दो भागों में बांटा था, एक था कर राजस्व और दूसरा था गैर कर राजस्व। ये सरकार की ऐसी आय है जिसे हम वापस लेने का कोई दावा नहीं कर सकते। ये सरकार की ऐसी आय है जिसको हम एक बार यदि भुगतान कर दिए तो कोई भी व्यक्ति इन पैसों को वापस सरकार से नहीं मांग सकता, कोई भी दावा नहीं कर सकता। इसीलिए इसे गैर प्रतिदेय भी कहते हैं। ये वाली जो सरकार की आय है, ये वापस कोई भी जनता यदि चाहे कि मैंने कर दे दिया है, मैंने जुर्माना जमा कर दिया है और मुझे अब वापस चाहिए है, तो ये जुर्माना वापस कभी नहीं होता। तो इसीलिए इसे कहते हैं गैर प्रतिदेय कहते हैं। सरकार को यदि मान लो मैंने 100 रुपए टैक्स दे दिया और अब मैं ये कहूं कि नहीं नहीं आप मुझे सुविधा नहीं दे रहे हैं, मुझे 100 रुपए वापस दे दीजिए, तो क्या सरकार मुझे 100 रुपए टैक्स के रूप में वापस कर देगी? नहीं कर देगी। हाँ, दूसरी बात और है, मैं सरकार से ये भी डिमांड नहीं कर सकती कि मैंने आपको 100 रुपए टैक्स दिया है तो सरकार मुझे 100 रुपए की सुविधा प्रदान करे। सरकार सार्वजनिक सुविधा प्रदान करती है, परंतु ये मेरा अधिकार नहीं है कि मैंने 100 रुपए दिया है तो मुझे 100 रुपए की सुविधा प्राप्त हो, ऐसा जरूरी नहीं है। राजस्व प्राप्तियां हमने देखा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहला कर राजस्व और दूसरा गैर कर राजस्व। कर राजस्व जो होता है ये समस्त प्रकार के कर से प्राप्त आय को हम कर राजस्व कहते हैं। अभी हमने समझा था ऊपर कि कर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यक्ष कर और दूसरा देखा था हमने अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में हम मुख्य रूप से आयकर देखते हैं और उद्योगों के द्वारा कौन सा कर लगता है, उद्योगों पर निगम शुल्क लगता है, निगम कर लगता है। इसके अलावा है संपत्ति कर, उपहार कर और संपत्ति शुल्क। ये जो तीनों कर हैं, ये बहुत कम, ये दोनों कर हैं, ये बहुत कम प्राप्त होते हैं। इसीलिए इन्हें कागजी कर भी कहा जाता है, क्योंकि सरकार को इनसे बहुत अधिक आमदनी प्राप्त नहीं होती। सरकार को जो मुख्य कर मिलता है वो कौन सा मिलता है, इनकम टैक्स मिलता है और दूसरा ये मिलता है कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर। दूसरा प्रकार है इसमें हमारा अप्रत्यक्ष कर। उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क, सीमा शुल्क,
परंतु अब आपको ये याद रखना है कि अभी मैंने आपको बताया था कि लगभग सभी अप्रत्यक्ष करों को हटाकर 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2017 से 2017 से अब क्या लागू हो गया हमारे देश में? जीएसटी। क्या लागू हो गया है? जीएसटी। वो किसको हटा के जीएसटी लागू हुआ है? अप्रत्यक्ष कर को। अप्रत्यक्ष कर को हटाकर जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाने लगा है। ये सीमा शुल्क अभी शेष है। तो सरकार को किससे प्राप्त हो रही है अब आमदनी अप्रत्यक्ष कर में? जीएसटी से। किससे प्राप्त हो रही है आमदनी? जीएसटी से। अब दूसरा है हमारा गैर कर राजस्व। दूसरा प्रकार है हमारा गैर कर राजस्व। कर के अलावा जहां से भी आय प्राप्त हो रही है, यदि कर के अलावा यदि हमको कहीं से भी आमदनी प्राप्त हो रही है, वो आ जाएगी हमारी गैर कर राजस्व में। केंद्र सरकार जो होती है वो राज्य सरकार, जैसे कि बिहार है, मान लो यदि बिहार में बाढ़ आ गई या कहीं सूखा पड़ गया, ओले हो गए, तो केंद्र सरकार क्या करती है, जहां पर भी आवश्यकता होती है तो उनको ऋण दिया जाता है। जब इन राज्यों में पैसे की आवश्यकता खत्म हो जाती है तो ये वापस किसको दे देती है राज्य सरकारें? केंद्र सरकार को। तो इस तरह से केंद्र सरकार जो है समय समय पे अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को क्या देती रहती है? ऋण देती रहती है। तो इनको क्या प्राप्त होती है वापस? कोई भी यदि राज्य उधार लिया है केंद्र सरकार से तो वो उसको ऋण के रूप में वापस क्या करेगी? ब्याज के सहित केंद्र सरकार को लौटा देगी। या जैसे दूसरे देश भी हैं, नेपाल है, मान लो भूटान है, यदि वो हमारे देश से ऋण लेके गए हैं तो वो भी जो वापसी पैसा मिलता है वो कहलाता है हमारा गैर कर राजस्व में आता है। इसके बाद है निवेश से प्राप्त लाभांश और लाभ। सरकारी उपक्रम या उद्योगों से जो हमको लाभ प्राप्त होता है, सरकार मान लो जैसे कि रेलवे है, रेलवे में 1000 करोड़ का फायदा हुआ तो ये गैर कर राजस्व है। इसी तरह से अलग अलग बहुत सारी कंपनियां हैं, उद्योग हैं, उद्यम हैं, तो सरकारी उद्यम है, उनसे जो लाभांश प्राप्त होता है ये भी हमारा आ जाएगा गैर कर राजस्व। इसके बाद है हमारा शुल्क। शुल्क जैसे यदि आप जमीन की रजिस्ट्री कराने जा रहे हो, पासपोर्ट बनवाने जा रहे हो, आपको यदि पेट्रोल पंप खोलना है या दवा की दुकान खोलना है तो आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तो लाइसेंस की एक शुल्क होता है। तो इस तरह से शुल्क से राशि प्राप्त होती है। जुर्माना, कानून तोड़ने पर जुर्माना देना पड़ता है। जैसे अभी आपने देखा था, न्यूज में देखा होगा कि कोरोना की वजह से कई राज्य ने मास्क ना लगाने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो इस तरह से जुर्माना की राशि इकट्ठी होती है। जब्ती, कई बार सरकार जब्त कर लेती है यदि वो गैर कानूनी है तो। ये नया शब्द है एस्टीर, इसलिए मैंने इसको भी लिया है। यदि कोई व्यक्ति है, उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, यदि उसकी संपत्ति लावारिश है तो उस पर किसका अधिकार होगा? सरकार का अधिकार होगा। तो इस तरह से यहाँ से ऐसी संपत्ति भी सरकार के पास आ जाती है। विशेष परिस्थितियों में विदेशी संगठन या देश आर्थिक सहायता देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? अनुदान कहते हैं। ये होता अनुदान, नगद सहायता। हमको समय समय पर विदेशों से भी अनुदान प्राप्त होता रहता है। ये भी सरकार की आय का मुख्य स्रोत है। अच्छा, ऋण और अनुदान में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर क्या है? ऋण में हमको पैसा वापस करना पड़ता है। जिससे हम ऋण लेते हैं उसको हमको ब्याज के सहित पैसा वापस करना पड़ता है। जबकि अनुदान एक प्रकार का गिफ्ट है, या ये समझ लो हमारी भारतीय भाषा में एक तरह का दान है कि इसको हमको वापस नहीं करना पड़ता। तो इस प्रकार सरकार जो है कि जो राजस्व की जो प्राप्तियां हैं वो आपने देखी दो प्रकार से हो रही हैं। एक है हमारा कर राजस्व, जिसमें हम कर के माध्यम से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और दूसरा अलग अलग चीजें मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। तो ये यहाँ से भी सरकार को बहुत अधिक आमदनी प्राप्त हो रही है।
अभी हमने देखा कि राजस्व आय कहाँ-कहाँ से, राजस्व प्राप्तियाँ कहाँ-कहाँ से हो रही हैं। अब हम दूसरा हिस्सा देखेंगे राजस्व व्यय, यानी सरकार किन-किन चीज़ों पर खर्च कर रही है। जैसे कि घर चलाने के लिए अलग-अलग मदों में खर्च करना पड़ता है, वैसे ही राजस्व व्यय भी है। राजस्व व्यय को योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय दोनों में बाँटा गया है। योजनागत व्यय यानी जिसकी योजना पहले ही बनाई जा चुकी हो, उसे हम कहते हैं योजनागत व्यय। और कुछ खर्च ऐसे होते हैं जिसकी कोई योजना नहीं बनी होती। जैसे हमको पता है कि दीपावली का त्योहार आने वाला है, तो हम पहले से योजना बना लेते हैं कि दीपावली में हम ये खर्च करेंगे, इस तरह का उपयोग करेंगे। परंतु अचानक से हमारे घर में मेहमान आ जाए, 10 मेहमान आ जाएँ, तो ये जिनकी कोई प्लानिंग नहीं थी, पहले से कोई योजना नहीं थी, अचानक से वो आ गए। आपके शहर आए थे तो आपसे मिलने आ गए, तो आपको खर्च तो करना पड़ेगा। तो इस तरह से सरकार को भी कई खर्च ऐसे होते हैं जिनकी पहले से योजना नहीं होती और उनको सरकार को खर्च करना पड़ता है। ये कहलाता है हमारा गैर योजनागत व्यय। योजनागत का अर्थात मतलब जो हमने पहले से योजना बनाई है। आपने अभी तक पढ़ा होगा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में कि अभी पहले हमारे देश में योजना आयोग था जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य, कृषि, सुरक्षा, ये सारी चीजें उसमें शामिल रहती थी। परंतु अब हमारे देश में जो योजना आयोग है वो समाप्त कर दिया गया है और उसके जगह में हमारे देश में नीति आयोग काम करने लगा है। चूंकि ये हमारा सिलेबस और पुस्तक में पहले से दिया है योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय, इसीलिए मैं आपको समझा दे रही हूँ। परंतु अब ये योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय अब कौन करता है, ये एक ही हो गया है, या एक तरह से ही नीति आयोग इसका काम सारा देखता है, या सारे खर्चे नीति आयोग के अनुसार होते हैं। योजना में क्या होता था कि राज्यों या संघ शासित प्रदेशों को योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता, ये मुख्य खर्च था सरकार का। सरकार हर राज्य को अलग-अलग पैसे देती थी कि किस राज्य को कितनी ज़रूरत है, उसके लिए समय-समय पर जो केंद्र सरकार है वो हमारे देश के जितने राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश हैं इनको सहायता उपलब्ध कराती है। तो सरकार का खर्च का ये मुख्य कारण था। और दूसरा है हमारा गैर योजनागत व्यय, जिसमें देश में ही सरकार क्या करती है, आरबीआई हो या विदेश से लिया गया जो ऋण है उसका ब्याज चुकाती है। सरकार जो अपना खर्च चलाने के लिए बहुत सी जगह से ऋण में लेती है पैसा, और उस ऋण की जो ब्याज की अदायगी है उसको सरकार को करना पड़ता है। सुरक्षा है, प्रतिरक्षा व्यय है, सरकारी कर्मचारियों का वेतन है, पेंशन है, उपदान है। उपदान भी सरकार का एक महत्वपूर्ण खर्च है। इसका उद्देश्य भी कल्याण करना है। जैसे कि आप देखते होंगे छात्रवृत्ति है, कृषि उपकरण है, और यदि खाद है, खाद पर भी उपदान दिया जाता है। उपदान से ज़्यादा आप इसको सब्सिडी के नाम से जानते हैं। कृषि उपकरण और खाद पर सरकार क्या देती है, उपदान देती है, सब्सिडी देती है। गैस सिलेंडर है, उस पे सब्सिडी देती है। तो इस तरह से ये सारे जो मैं बता रही हूँ ये सरकार के खर्च हैं। ऋण माफी है। कई राज्यों में जैसे प्राकृतिक आपदा आई, जैसे इस बार बिहार में कितना बाढ़ से पूरा बिहार त्रस्त था, तो वहां के किसानों को सरकार क्या करेगी, ऋण माफ कर देगी। तो एक तरह से ये भी तो जो इसका खर्चे का वहन है वो कौन करेगा, ऋण माफी का जो खर्च है वो कौन उठाएगा, वो भी तो सरकार उठाएगी किसानों का। किसानों ने जो ऋण लिया है उसकी भरपाई फिर कौन करता है, सरकार करती है। तो इस तरह से आपने देखा कि राजस्व व्यय कितने तरीके से होते हैं, योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। इन दोनों को अब मिलाकर एक कर दिया गया है, क्योंकि अब योजना आयोग पंचवर्षीय योजना नहीं बनाता। अब ये सारे काम कौन देखता है, नीति आयोग देखता है। परंतु फिर भी पुस्तक में दिया है, इसीलिए मैंने इस पर आपको डिस्कशन किया इस पे। अभी हमने राजस्व बजट पूरा पढ़ लिया, राजस्व प्राप्तियां पढ़ लिया, राजस्व व्यय पढ़ लिया, ये वाला हिस्सा हमने पूरा समझ लिया, जिसमें हमने राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय देखा था। कर राजस्व, गैर कर राजस्व, योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय, ये हमने अभी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब दूसरा हिस्सा अपन देखते हैं पूंजीगत बजट।
यह बजट प्रायः जो पूंजीगत बजट होता है, यह प्रायः विकास के लिए होता है। इसमें नियमित खर्च नहीं किया जाता। जैसे घर में खाने-पीने के लिए खर्च होता है, उस पे नहीं किया जाता। जैसे मान लो घर पे मुझे नया घर खरीदना है, नया उद्योग लगाना है, तो हम क्या करते हैं? हम लोन ले लेते हैं। या कोई हमारे पास पुरानी ज़मीन जायदाद है, सोना है, उसको बेच के हम नया उद्योग, दुकान चालू करते हैं। तो इस तरह से पूंजीगत बजट जो है, एक तरह से आप मान सकते हैं कि ये विकास के काम में खर्च होता है। इससे देश का विकास होता है और ये बजट हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूंजीगत बजट को भी 2 भागों में बाँटा गया है, पूंजीगत प्राप्तियाँ और पूंजीगत व्यय। जिस तरह से हमने राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय देखा था, वैसे ही यहाँ पर होगा हमारा पूंजीगत प्राप्तियाँ और पूंजीगत व्यय। इन दोनों को मिलाने से हमारा क्या बनेगा? पूंजीगत बजट बनता है। पूंजीगत व्यय 2 प्रकार से होता है, योजनागत पूंजीगत व्यय और गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। अब हम देखते हैं पूंजीगत प्राप्तियां या पूंजीगत आय कहाँ-कहाँ से प्राप्त होती है। यदि आय हमें कर से प्राप्त होगी तो वो क्या कहलाएगी? राजस्व प्राप्तियां। अब हमारे को आय के 2 ही रास्ते बचते हैं। कर में तो अनिवार्य होता है, देना ही देना पड़ता है। लेकिन अब हमको यदि और पैसा चाहिए है, तो वो कहाँ से प्राप्त होगा? यदि हमको उधार चाहिए है और पैसा चाहिए है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? किसी से ऋण ले सकते हैं। यदि हमको पैसे चाहिए है अब और, तो हम क्या ले सकते हैं? ऋण ले सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं? अपनी कोई पुरानी संपत्ति को बेचकर आय प्राप्त कर सकते हैं। ये पहला है हमारा सरकार द्वारा लिया गया कर्ज। इसके लिए हम कभी-कभी क्या करते हैं अपने देश में आंतरिक ऋण किसे कहेंगे? जब हम अपने देश की ही आरबीआई या वित्तीय संस्थाओं से जब हम कर्ज लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? हमारा आंतरिक ऋण। और बाह्य ऋण हम कब कहेंगे? जब हम विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विदेशों से या विदेशी बैंकों से जब हम उधार लेंगे या ऋण लेंगे या कर्ज लेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? बाह्य ऋण। तो ये पहला तरीका था कि पूंजीगत प्राप्तियां कहाँ से प्राप्त होती हैं? मुख्य रूप से कर्ज से या काहे से? ऋण से। हम ऋण ले सकते हैं। ये पैसा प्राप्त करने के लिए पहला तरीका है हम उधार ले लेते हैं। दूसरा है विनिवेश। विनिवेश से में हम क्या करते हैं? सरकारी उपक्रमों को बेचकर आय में वृद्धि करते हैं। जैसे आपने अभी सुना होगा कि देश के कई रेलवे स्टेशन हैं, ट्रेन हैं, निजी लोगों को या कंपनियों को सरकार ने बेच दिया। इससे भी सरकार को आय प्राप्त होती है। सरकार बहुत सारी जो पुरानी कंपनियां थी, घाटे में थी, वो धीरे-धीरे करके उनको क्या करती जा रही है? बेचती जा रही है, जिससे कि सरकार को आमदनी प्राप्त हो रही है। ये कहलाता है विनिवेश। तो पहला तरीका था ऋण और दूसरा तरीका हमारा विनिवेश। तीसरा है हमारा सरकार की अन्य प्राप्तियां। ये भी महत्वपूर्ण है। ये है हमारा इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, लघु बचत और बचत योजना और भविष्य निधि। इस तरह के बहुत सारे शेयर हैं या विकास पत्र निकाल कर सरकार पैसे इकट्ठा करती है। जैसे किसानों के लिए किसान विकास पत्र। किसान मान लो कि 100 रुपए में एक किसान पत्र या 1000 रुपए में खरीद रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे किसान यदि किसान विकास पत्र खरीदेंगे तो सरकार के पास क्या हो जाएगा? पैसा इकट्ठा हो जाएगा। भविष्य निधि। अभी आपने सुना होगा कि सन 2005 के बाद जितने नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी, उनको पेंशन नहीं मिलती। सरकार उनकी तनख्वाह से 10% काट लेती है और सरकार खुद भी अपनी तरफ से 10% पैसे को इकट्ठा करती है। और ये पैसा कब इकट्ठा करके वापस करेगी? जब वो व्यक्ति रिटायर हो जाएगा। तब रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन के रूप में या एकमुश्त राशि के रूप में देगी। लेकिन तब तक उसके पूरी नौकरी तक तो ये जो भविष्य निधि का पैसा है ये किसके पास रहेगा? सरकार के पास रहेगा। तो इस तरह से सरकार अनेक विकास पत्र, लघु बचत योजनाएं हैं, सरकार प्रेरित करती है कि हर व्यक्ति रोज 10-10 रुपए बैंक में डाले। क्यों कोशिश करती है? जिससे ये थोड़ा-थोड़ा पैसा भी इकट्ठा होकर से देश के विकास में सरकार के काम आ सके। उसको बाद में वापस करना पड़ेगा, लेकिन उस वक़्त ये पैसा इकट्ठा करके सरकार अपनी योजनाओं में खर्च करती है। अब हम देखते हैं पूंजीगत आय कहाँ से प्राप्त हुई, वो भी हमने देखा, ऋण से प्राप्त हुआ और दूसरा हमने देखा था विनिवेश से प्राप्त हुआ। अब ये पूंजीगत व्यय कहाँ करती है सरकार?
पूंजीगत व्यय से सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि हो जाती है। ये भी जैसे कि पूंजीगत व्यय में क्या होता है, सरकार के पास यदि 2 फैक्ट्रियां हैं मान लो, वो खर्च करके एक और फैक्ट्री लगा लेगी। तो इस तरह से सरकार के पास कितनी फैक्ट्री हो जाएंगी? 3। तो इस तरह से सरकार की पूंजीगत व्यय में संपत्ति, परिसंपत्ति बढ़ती जाती है। सरकार द्वारा वितरित ऋण जो है, सरकार अपने राज्यों को या विदेशों को ऋण देती है। भारत अपने छोटे सहयोगी देशों जैसे भूटान को यदि कोई ऋण दिया, तो ये ऋण देने में भी सरकार खर्च करती है। बाद में उनको ब्याज के सहित वापस मिल जाएगा, परंतु सरकार क्या करती है, बहुत से अपने छोटे पड़ोसी देशों को या अपने जो जिनसे अच्छे संबंध हैं, उन देशों को समय-समय पर ऋण देती है। सरकार द्वारा लिए गए ऋण की अदायगी। सरकार पर यदि पुराना कहीं किसी देश का ऋण है, तो वो ऋण भी इसी पूंजीगत व्यय से वो खर्च करती है। ऋण की अदायगी भी वो इससे करती है। इसके बाद है हमारा सरकार द्वारा अन्य व्यय। सरकार इसके अंतर्गत रक्षा है, रेलवे है, शिक्षा है, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति है, भूमि अधिग्रहण है, भवन निर्माण, मशीनरी एवं उपकरण, शेयरों में निवेश, लघु बचत योजनाओं की अदायगी, भविष्य निधि के भुगतान के लिए किया गया व्यय शामिल है। जैसे रक्षा है, रक्षा में यहाँ पर वो सैनिकों की वेतन नहीं देती, वेतन का खर्चा वो राजस्व व्यय में आता है। रक्षा से तात्पर्य है यहाँ पर रक्षा से संबंधित उपकरण खरीदेगी। रेलवे है, वो नई रेलवे लाइन बिछाएगी। रेलवे का परिचालन है, रेलवे वालों की तनख्वाह है, वो राजस्व व्यय करेगी। परंतु नई रेलवे लाइन, नया रेलवे स्टेशन, नई ट्रेन, इसका जो खर्च होगा वो पूंजीगत व्यय में होगा। यानी आप समझ लीजिए, पूंजीगत व्यय मतलब विकास। शिक्षा है मतलब वो टीचर्स की तनख्वाह यहाँ से नहीं देगी, वो नए संस्थान स्थापित करेगी, नए बांध बनाएगी, नए डैम बनाएगी, नई रोड बनाएगी, भूमि अधिग्रहण करेगी यानी नई जमीन खरीदेगी, नई बिल्डिंग बनाएगी। तो इस तरह से नए नए मशीनें खरीदेगी। तो इस तरह से जो विकास के जितने खर्च हैं, जितने व्यय हैं, वो सब हमारे आ जाएंगे पूंजीगत व्यय में। इस पाठ से जो 2 महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर बताइए। यहाँ हम जो अंतर है वो दो महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर करेंगे। एक है दायित्व और दूसरा है परिसंपत्ति। एक साथ दोनों प्राप्तियां मैं बताऊंगी तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। राजस्व प्राप्तियां या आय देश की संपत्ति को बनाए रखने के लिए या सामान्य खर्चों के लिए एकत्रित की जाती है। ये जो राजस्व प्राप्तियां हैं, ये सामान्य खर्च के लिए एकत्रित की जाती है। यदि आने वाले वर्षों में व्यय अधिक होने वाला है तो क्या किया जाता है? कर बढ़ा दिया जाता है। दोनों में अंतर को हम जो मुख्य बिंदु हैं वो दायित्व और परिसंपत्तियों के आधार पर देखेंगे। ये बहुत सरल है, परंतु अर्थशास्त्र की थोड़ी भाषा थोड़ी सी कठिन तो है, परंतु आपको अभी से इसकी आदत तो डालनी पड़ेगी। राजस्व प्राप्तियां सरकार के दायित्वों में वृद्धि नहीं करती। राजस्व प्राप्तियां यह सरकार के दायित्वों में वृद्धि नहीं करती। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया है आयकर। जब हम आयकर देते हैं, परंतु सरकार हमें कर के बदले में कोई भी वस्तु और सेवा देने का वादा नहीं करती, अर्थात कर लेने के बदले सरकार का कोई दायित्व नहीं है, या हम अधिकार से नहीं कह सकते कि हमने कर दिया है तो हमको ये सुविधा चाहिए। तो इस तरह से ये जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं, ये सरकार के दायित्वों में वृद्धि नहीं करती। दूसरा है, यह सरकार की परिसंपत्तियों को कम नहीं करती। जैसे निगम शुल्क है, चालान है, जुर्माना है, जीएसटी है, ये सब लेने के बदले हम वापस कोई संपत्ति या पैसे नहीं देते। यदि हम ये शुल्क दे रहे हैं तो क्या सरकार हमको उसके बदले में कोई संपत्ति दे रही है? नहीं दे रही। तो सरकार को ये जो राजस्व है, कुल मिला के सरकार का अधिकार है, हमको देना ही देना पड़ेगा, सरकार का कोई दायित्व नहीं है। और सरकार हमें कोई भी परिसंपत्ति नहीं देती। ये जीएसटी, शुल्क और आयकर, ये हमारा देने का दायित्व है। इस प्रकार से ये जो राजस्व की जो प्राप्ति है, ये बार बार होने वाली अनुक्रिया है।
यानी हर साल आपको आयकर है, वस्तुओं पर शुल्क है, लगातार देते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार दे दिया तो अब ज़िंदगी भर हमको कर नहीं देना पड़ेगा। तो आप इसके लिए ये समझ लीजिए कि घर के जो प्रतिदिन के खर्च हैं, उसका लेखा-जोखा जो होता है वो राजस्व प्राप्ति में होता है। जो हम घर के खर्च चलाने के लिए जो करते हैं कि पैसा आ रहा है और हमें खर्च करना ही पड़ेगा। खाने-पीने, रहने, घर का किराया या पेट्रोल, डीज़ल, फीस। तो उसी तरह से राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं, जो सरकार को चलाने के लिए, कंपनियों को चलाने के लिए, तनख्वाह देने के लिए, इनकी आय को हमको लेना ही पड़ेगा और कर हमको सरकार के लिए देना ही पड़ेगा। पूंजीगत प्राप्तियाँ ये दूसरा है। ये प्राप्तियाँ सरकार के दायित्व में वृद्धि करती हैं। ये सरकार के दायित्व में वृद्धि करती हैं। अब आप कहोगे कि ये वाली नहीं करती हैं और ये क्यों करती हैं? ये इसलिए करती हैं, यदि सरकार किसी बैंक या विदेशी बैंक से ऋण लेगा, तो उसे ऋण चुकाना पड़ेगा, वो भी ब्याज के सहित। इस प्रकार उसकी देयता में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। जबकि कर के बदले में सरकार हमें कुछ नहीं देती है और यदि हम उसके बदले में ऋण दे ले रहे हैं तो हमको उसका ऋण ब्याज के सहित चुकाना पड़ेगा। तो इस तरह से पूंजीगत प्राप्ति में सरकार के दायित्व में वृद्धि हो जाती है और यह सरकार की परिसंपत्तियों को कम करती है। जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं ये सरकार की परिसंपत्ति को भी कम करती है। देखो, हमको यदि पैसा चाहिए तो एक तरीका है ऋण लेना और दूसरा क्या तरीका था, हमको संपत्ति बेचना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? विनिवेश। यदि हमने ऋण लिया तो हम ब्याज दे दिए और यदि हमें ऋण नहीं चाहिए तो हम अपनी संपत्ति को बेचकर ऋण पैसा इकट्ठा करेंगे। इस प्रकार विनिवेश से उसकी आय तो बढ़ जाएगी। विनिवेश से हमने रेलवे को बेच दिया तो उससे हमको रेलवे के 2 स्टेशन बेच दिए, तो उससे हमको आय तो प्राप्त हो जाएगा, परंतु हमारी जो परिसंपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, वो कम हो जाएगी। प्रायः पूंजीगत प्राप्तियां होती है, ये नई संपत्ति बनाने के लिए किया जाता है या पुरानी परिसंपत्ति है उसमें सुधार के लिए लिया जाता है। ये जितनी भी प्राप्तियां होती हैं वो इसलिए की जाती हैं जिससे हम अपने देश का और अधिक विकास कर सकें। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनके बीच भी जो अंतर है वो हम परिसंपत्ति और दायित्व के आधार पर ही करेंगे। पहली बार में हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। आप इसको 2-3 बार समझेंगे तो आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। ये अर्थशास्त्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब सरकार की परिसंपत्तियों में ये जो राजस्व व्यय है ये सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये वैसे व्यय हैं जो हमको वेतन देना पड़ता है, पेंशन देना पड़ता है, उपदान देना पड़ता है। ये सभी खर्चे सरकार के कामकाज चलाने के लिए करते हैं, कल्याण के लिए व्यय करते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये हमारी परिसंपत्तियों में वृद्धि नहीं करते। सरकार के दायित्व में कमी नहीं करते। जैसे प्रतिरक्षा सेवाएं हैं, ये आवश्यक सेवाएं हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन्हें भी सरकार को ही करना पड़ता है। यदि कोई मान लो एम्स हॉस्पिटल खोल दिया स्वास्थ्य के लिए, तो सरकार को उसको मेंटेन करने के लिए लगातार उनके हॉस्पिटल के कर्मचारी के लिए, वेतन के लिए, हॉस्पिटल के नए उपकरण के लिए, हॉस्पिटल के सुधार के लिए लगातार खर्च करते रहना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो खर्चे हैं ये दायित्व में कमी नहीं करते। या फिर जैसे प्रतिरक्षा सेवाएं हैं, सेनाएं हैं, उनके लिए लगातार नए-नए हथियार या देश की सुरक्षा के लिए नए-नए हथियार हमको प्रतिदिन खरीदते रहना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो व्यय है ये कभी खत्म नहीं होता और सरकार के दायित्व कभी खत्म नहीं होते। पूंजीगत व्यय यह सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि करते हैं। ये सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि करते हैं। कैसे करते हैं? एक नया उद्योग लगाकर, मान लो 2 उद्योग हैं हमारे पास, 2 फैक्ट्री हैं और हम एक और फैक्ट्री नई खरीद लें, तो ये हमारे क्या करते हैं? परिसंपत्तियों में वृद्धि करते हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों का हम क्रय कर सकते हैं, नया पुल का निर्माण कर सकते हैं या नई रेलवे लाइन लगा सकते हैं, नया स्टेशन बना सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पूंजीगत व्यय है ये परिसंपत्तियों में वृद्धि करते हैं।
दूसरा है हमारा सरकार के दायित्व में कमी करते हैं। आपके पापा यदि किसी से 1 लाख रुपए कर्ज लिए और उस कर्ज का यदि उन्होंने चुकता कर दिया, तो वो ये ज़रूर कहते हैं कि चलो आज मैं दायित्व से मुक्त हो गया। तो पूंजीगत व्यय भी वैसे ही है। यदि सरकार किसी से ऋण ली है और वो उसका भुगतान कर देती है, इसका मतलब है कि सरकार के दायित्व में कमी हो जाती है। तो इस तरह से आप राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, ये तीनों अंतर आप ज़रूर समझ लीजिए। हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी परेशानी आए, तो आप 2 बार 3 बार करके आप ज़रूर समझिए, क्योंकि इसका और कोई सरल तरीका बिल्कुल नहीं था। और बजट टॉपिक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे देश के लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इसे हम समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। धन्यवाद।